हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। हिंदू लॉ के सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे लेक्चर 34। हम करेंटली पढ़ रहे हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 17 तक। हम ऑलरेडी पिछले पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। दिस विल कवर सेक्शन 18 टू 29 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये 6 पार्ट है सीरीज का। पहले 5 पार्ट सक्सेशन को ऑलरेडी काफी डिटेल में कवर कर चुके हैं। नहीं देखे हो तो उन्हें जरूर देखना। बहुत से कॉन्सेप्ट पहले ही समझा दिए गए होते हैं, तो उन टर्म्स को बार बार री एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, इसलिए ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। डू लाइक शेयर एंड कमेंट। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आप हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड हो या जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, डू सब्सक्राइब टू माय अदर चैनल लर्न विद मानसी हिस्ट्री। और अच्छा लगे तो हाइप कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट्स इन लेक्चर्स की पीडीएफ, जो भी हम पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, एआईबी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब सारी अपडेट सब कुछ आपको वहां मिल जाता है। प्लस यू गेट टू कनेक्ट विद मी देयर एंड आस्क योर डाउट्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेक्शन 18 की बात करते हैं। फुल ब्लड प्रिफर्ड टू हाफ ब्लड। तो बेसिकली अगर कोई इंटेस्टेट, इंटेस्टेट का मतलब अगर आपको अभी तक नहीं पता है, पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, बेसिकली अगर कोई बिना वसीयत छोड़े किसी की डेथ हो जाती है तो उसको इंटेस्टेट बोलते हैं। तो अगर कोई भी heirs रिलेटेड है टू इंटेस्टेट बाय फुल ब्लड, दे शैल बी प्रिफर्ड टू heirs रिलेटेड बाय हाफ ब्लड इफ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप इज सेम इन एवरी अदर एस्पेक्ट। अगर हर तरीके से वो रिश्ता सेम है, ठीक है, हर एस्पेक्ट में, तो अगर सामने वाले के फुल ब्लड में कोई रह जाता है उसको प्रेफर किया जाएगा हाफ ब्लड में। ऐसे समझो, एक आदमी है, उसका एक भाई है जो उसका सगा भाई है फुल ब्लड, और एक उसका सौतेला भाई भी है हाफ ब्लड। जब उस आदमी की डेथ होती है तो दोनों भाई हैं, हर चीज में वो रिश्ता सेम है, ऐसा नहीं कि कोई कजिन है कोई कुछ है। हर मायने में बराबर रिश्ता है, पर एक फुल ब्लड है एक हाफ ब्लड है, तो प्रेफरेंस फुल ब्लड को दी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 19 की बात करें, मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ टू और मोर एयर्स। इसमें कहा गया कि इफ टू और मोर एयर्स सक्सीड टुगेदर टू द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टेट, दे शैल टेक द प्रॉपर्टी। यानी अगर एक इंटेस्टेट के दो से ज्यादा सक्सेसर्स हैं, ठीक है, वो सक्सीड टुगेदर कर रहे हैं, तो ए सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट पर कैपिटा एंड नॉट पर ट्राइब्स। अनलेस एक्सप्रेसली एक्ट में कुछ और कंडीशन मेंशन्ड है, इस पूरे सक्सेशन एक्ट में जो हमने पढ़ा, पर कैपिटा बेसिस पे होगा वो सक्सेशन, ना कि पर ट्राइब्स। इसको मैं पहले डिटेल में समझा चुकी हूँ। शॉर्ट में बोलूं, पर कैपिटा का मतलब है उन्हें इक्वल शेयर मिलेगा। एंड और सेकंड पॉइंट है एज टेनेंट्स इन कॉमन एंड नॉट एज जॉइंट टेनेंट्स। तो इसका मतलब है सेपरेट शेयर होंगे, वो जॉइंट ओनर नहीं होंगे, जॉइंट टेनेंट नहीं बनेंगे उस प्रॉपर्टी के। उनको टेनेंट्स इन कॉमन मतलब उन दोनों को बराबर शेयर मिलेगा उसका, ठीक है। पर कैपिटा का भी मतलब यही होता है। पर स्ट्राइप्स नहीं होगा, पर कैपिटा होगा। तो अगर दो से ज्यादा एयर्स हैं, साथ में सक्सीड कर रहे हैं, दे शैल टेक द प्रॉपर्टी ए पर कैपिटा नॉट पर स्ट्राइप्स एंड बी एज टेनेंट्स इन कॉमन। इसको याद सिंपल ये रखना, ऐसे केस में क्या होता है, पर कैपिटा एंड एज टेनेंट्स इन कॉमन, ये एक लाइन याद रखना। सेक्शन 20 की बात करते हैं, राइट ऑफ अ चाइल्ड इन वोम। इसको शॉर्ट में बोले कि अगर कोई इंसान है, उसकी डेथ हो जाती है, और फैमिली में किसी भी तरीके का कोई एयर है जो अभी वूम्ब में है, यानी कोई घर में महिला है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, वो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, तो उसका राइट सेम तरीके से माना जाता है कि मान लो वो बच्चा पैदा हो गया होता उस इंसान के जीते जी। ऐसे समझो, एक आदमी है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उस आदमी की डेथ हो जाती है, तो अगर वो बच्चा पैदा हो चुका होता उस आदमी के जीते जी, तो यानी उसका बेटा होता बेसिकली, राइट, बेटा या बेटी जो भी केस बनता, बच्चा होता उसका, उस बच्चे का सेम हक होगा जो उसका उस केस में होता। ऐसा नहीं है कि वो भी वूम में है तो कुछ भी बदल जाएगा। एंड दिस ऑल्सो अज्यूम्स कि वो बच्चा जिंदा पैदा हुआ है, ठीक है। अ चाइल्ड हु वाज इन द वूम एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द इंटेस्टेट एंड हु इज सब्सिक्वेंटली बोर्न अलाइव, वो जिंदा पैदा भी हुआ है, शैल हैव द सेम राइट टू इनहेरिट द इंटेस्टेट एज इफ ही और शी हैड बीन बोर्न बिफोर द डेथ ऑफ द इंटेस्टेट। उसको वैसे ही हक मिलेंगे जो उसे तब मिलते अगर उस इंसान की डेथ के पहले वो बच्चा पैदा हो चुका होता। And the inheritance shall be deemed to vest in such a case from the with effect from the date of death of intestate। और उस बच्चे का हक कब से बन जाएगा, जिस दिन उस इंसान की डेथ हुई, उस दिन से ही वो प्रॉपर्टी उस बच्चे की मानी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे तो बेटा या बेटी जो पैदा होने वाला है, ऑब्वियसली बच्चे के राइट्स होते हैं, बट मान लो जैसे ही फादर की डेथ हुई, तो जो बच्चा पेट में है, ऑटोमेटिकली जो उसका हक बनना चाहिए उस केस में कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, वो पेट में रहते हुए भी उसका हक वेस्टेड हो चुका है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 21, साइमल्टेनियस डेथ। प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ। अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं जहां दो लोगों की एक साथ डेथ होती है, या ऐसी सिचुएशन होती है जहां हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि इनमें से पहले किसकी डेथ हुई, ठीक है,
कौन किसको सर्वाइव किया, भले दोनों की डेथ हो गई पर पहले किसकी हुई ये नहीं पता चल रहा है, तो उस केस में इट इज प्रिज्यूम्ड अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, अनलेस कोई और ये बात साबित ना कर दे, हम ये प्रिज्यूम करते हैं दैट द यंगर सर्वाइव द एल्डर। इसको ऐसे एग्जाम्पल ले लो, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप बोलोगे इससे कहाँ रेफरेंस आता है। हमने पीछे के सेक्शंस में पढ़ा है कि एक हस्बैंड का जब प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है तो रूल्स कुछ अलग होते हैं, वाइफ की हो रही है तो अलग होते हैं, बेसिकली कुछ एयर्स चेंज हो जाते हैं, कुछ केसेस में वाइफ के फैमिली वालों का हक बनता है, कुछ केसेस में इन लॉज का बनता है एक्सेट्रा, हम वो बहुत डिटेल में पीछे कवर कर चुके हैं। अब अगर एक कार एक्सीडेंट में एक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है, तो किसकी प्रॉपर्टी किस हिसाब से सक्सीड होगी ये प्रॉब्लम आती है। मान लो हस्बैंड की डेथ पहले हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी वाइफ को जाएगी कुछ शेयर, और वाइफ के थ्रू आगे एयर्स में जाती, उन एयर्स में उसके मायके वाले भी हो सकता है, हो कुछ एयर्स हो सकता है ना हो एक्सेट्रा, वो हम बहुत डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं। बल्कि अगर वाइफ की डेथ पहले हुई है तो वाइफ के केस में प्रॉपर्टी कितनी हस्बैंड को जाती है कितनी नहीं जाती वो एक अलग टॉपिक है, और उसके थ्रू आगे उसके एयर्स में पास ऑन होगी, मायके वालों से कोई लिंक नहीं होता हस्बैंड की जब प्रॉपर्टी नीचे जाती है, राइट। तो हमें ये पता होना जरूरी है कि पहले कौन मरा था उन दोनों में। पर कार एक्सीडेंट हुआ, हमें जब मिले दोनों मरे मिले, वी कैन नॉट टेल कि किसकी डेथ पहले हुई। उस केस में ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो छोटा है वो सरवाइव कर गया। तो हस्बैंड एंड वाइफ के केस में मान लो वाइफ छोटी है तो हम मान के चलेंगे शी सर्वाइव्ड, कि हस्बैंड की डेथ पहले हुई वाइफ की बाद में हुई, अनलेस कोई ये बात प्रूव ना कर दे। एक सिचुएशन है कि हॉस्पिटल ले जाया गया जहां हस्बैंड मर गया 5 बजे, एंड हॉस्पिटल में ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि वाइफ को लाए जिंदा थे पर वो 5:30 बजे डेथ हुई। इस केस में तो हमें क्लियरली पता है हु डाइड फर्स्ट, बट मान लो दोनों ही आपको ऐसे सिचुएशन में मिले जहां पे दोनों डेड मिले हैं तो आपको नहीं पता हु डाइड फर्स्ट, राइट। तो इन दैट केस इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द यंगर सर्वाइव द एल्डर। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेक्शन 22 की बात करते हैं, प्रेफरेंशियल राइट इन सर्टेन केसेस। बैराक ध्यान से पढ़ना, इसको मैं शॉर्ट में समझाती जाती हूँ। पहली बात तो यह है कि अगर एक से ज्यादा एयर हैं और उनके पास प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है, ये याद रखना ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अप्लाई होगा सेक्शन 22, और ये तब अप्लाई होगा जब आप उसे सेल कर रहे हो, गिफ्ट नहीं कर रहे हो, और ये टेस्ट वो क्या कहते हैं टेस्टामेंट्री नहीं है, वसीयत से कोई छोड़ के नहीं जा रहा है किसी के लिए, किसी को गिफ्ट नहीं कर रहा है। ये तब अप्लाई होगा जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, पहली बात। दूसरा, इंसान उसे बेच रहा है। सीधे से समझो, एक आदमी की डेथ होती है, उसके पीछे से 2 बच्चे थे, ठीक है। एक बच्चे को अपना जो शेयर था उसका है कि वैसे बेचना चाहता हूँ, पर वो किसी स्ट्रेंजर को बेचे उससे पहले क्लास 1 एयर जो भी है, क्लास 1 एयर्स नहीं पता तो पीछे बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, उसका पहले प्रेफरेंस बनता है कि उसे उसे खरीदने का मौका दिया जाए। तो अगर घर में मान लो एक आदमी की डेथ हुई और उसके पीछे से लेट्स से उसके 2 बेटे हैं, ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट, और एक बेटी है यहाँ पे, ये वाला जो है इसको 3 एकड़ जमीन थी, मान लो सबको एक 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 मिली, तो ये वाला बेटा जो है ये अपनी जमीन बेचना चाहता है, इसको नहीं इंटरेस्ट है उसे रखने में, तो पहले प्रेफरेंस इनको मिलेगी। अभी और भी क्लास 1 एयर्स होंगे, हम फिलहाल इनकी बात करते हैं। तो पहले इनको ऑप्शन मिलेगा कि ये चाहे तो खरीद सकते हैं, ये किसी स्ट्रेंजर को सीधे बेच दे उससे पहले इन्हें चॉइस दी जाती है, इन्हें प्रेफरेंस मिलता है बशर्ते ये खरीदने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली यही बोला गया है, अदर एयर शैल हैव अ प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर द इंटरेस्ट, ठीक है। सेकंड बोला कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब जो भी आप बदले में उसके पैसा दोगे खरीदने के लिए। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है पार्टीज के बीच में और नहीं अग्रीमेंट पे पहुंच पा रहे हैं तो कंसिडरेशन कोर्ट डिटरमाइन करती है, ठीक है। आप एप्लीकेशन देते हो कोर्ट में, कोर्ट उस जमीन को देख के उस प्रॉपर्टी को देख के तय कर देती है। और अगर मान लो सामने वाला अब उस कंसिडरेशन पे खरीदने को नहीं तैयार है, फॉर एग्जाम्पल एक तो है आपकी एग्रीमेंट हो गई कि 1 करोड़ में आप ले लो, तो बात तो खत्म हो गई, एग्रीमेंट हो गई। मान लो अग्रीमेंट नहीं हो पा रही है तो आपने कोर्ट में एप्लीकेशन दी, कोर्ट ने उसकी जमीन तय कर दाम तय कर दिए 1 करोड़, है ना, वो असेसमेंट करके। अब आप अगर विलिंग टू एक्वायर नहीं है जो कंसिडरेशन डिटरमाइन हुआ था, सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे ऑल कॉस्ट और इंसिडेंट टू द एप्लीकेशन, तो जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड खर्चा था वो सारा आपको देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर 2 से ज्यादा एयर हैं क्लास 1 में स्केड्यूल में प्रोपोजिंग टू एक्वायर, अब वही जैसे हमने सिचुएशन पढ़ी थी कि एक भाई ये था, एक ये था और एक बहन थी, राइट। ये वाला बेच रहा था, अब ये भी खरीदने में इंटरेस्टेड है और ये भी, इस केस में क्या होगा, दोनों में से जो ज्यादा दाम देगा, ज्यादा कंसिडरेशन देगा, उसको मिल जाएगी, ठीक है। ये इतनी सी ही बात है। और एक्सप्लेनेशन में बताया है कि कोर्ट का इसमें मतलब होता है कोर्ट विद इन द लिमिट्स जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है। ये बात याद रखना,
ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अप्लाई होता है, मूवेबल में नहीं। और ये सेल का मुद्दा होना चाहिए कि वो इंसान अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, ऐसा नहीं कि किसी को गिफ्ट कर रहा है या अपनी वसीयत के थ्रू किसी के लिए छोड़ के जा रहा है, ठीक है। 23 एंड 24 हटाए जा चुके हैं। 25 की बात करते हैं, मर्डर से रिलेटेड है। मर्डरर डिस्क्वालीफाई होते हैं, सिंपल सी इतनी बात है। अ पर्सन हु कमिट्स मर्डर और एबेट्स द कमीशन ऑफ मर्डर शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन मर्डर्ड। अब बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया और फिर प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, लॉजिक नहीं है। तो अगर आपने किसी का मर्डर किया है, उसी इंसान किसी तीसरे का किया है, वो बात हम नहीं कर रहे हैं कि सड़क चलते किसी का मर्डर कर दिया, वो एक डिफरेंट मुद्दा है, दैट इज अ क्राइम, उसकी सजा मिलेगी आपको, बात खत्म। पर जिसकी प्रॉपर्टी आप सक्सीड कर रहे हो, अगर आपने उसी का मर्डर किया है, तो जो इंसान का मर्डर आपने किया है उसकी प्रॉपर्टी आप इनहेरिट नहीं करेंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। या अबेटमेंट टू मर्डर है, उस केस में भी। सेक्शन 26 कन्वर्ट्स डिसेंडेंट्स जो हैं वो नहीं होते हैं अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक नाम है कन्वर्ट्स डिसेंडेंट्स आर डिस्क्वालीफाइड। इसका मतलब है अगर एक्ट के आने के पहले या बाद में कोई हिंदू है हु हैज सीज्ड और सीजेस टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन, उसने किसी और धर्म में कन्वर्जन कर लिया है, तो उसके जो भी बच्चे होंगे ऐसे कन्वर्जन के बाद में और उनके जो भी डिसेंडेंट्स होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इनहेरिट करने की प्रॉपर्टी किसकी, उस हिंदू रिलेटिव की, अनलेस सच चिल्ड्रन और डिसेंडेंट्स आर हिंदूज एट द टाइम व्हेन सक्सेशन ओपन। बेसिक सी बात है, एक आदमी है, ठीक है, उसका एक बच्चा था, बेटा था, ठीक है। अब ये बेटा जो है मुस्लिम बन गया, मान लो हिंदुइज्म छोड़ के किसी और धर्म में चला गया, ठीक है। तो जब भी इस इंसान की डेथ होगी, सक्सेशन की बारी आएगी, तो इसके जो भी आगे फैमिली है, बच्चे हैं, वो लोग अलाउड नहीं होंगे कि हमारे दादाजी थे एक्सेट्रा, नहीं, आप कन्वर्ट कर चुके थे आपके फादर और आप दूसरे धर्म के हिसाब से ही पल बढ़ रहे थे। अनलेस क्या कंडीशन दी है, सच चिल्ड्रन और डिसेंडेंट्स आर हिंदूज एट द टाइम व्हेन सक्सेशन ओपन्स। हो सकता है 1-2 साल बाद वापस हिंदू बन गए हो, जो भी माइंड चेंज हुआ हो आपका, और जब फाइनली उनकी डेथ हुई तब आप हिंदू थे, आपका परिवार भी हिंदू था, उस केस में बात अलग है। बट मेन बात है जो हमें याद रखनी है कि अगर कोई कन्वर्ट कर चुका है तो उसके डिसेंडेंट्स डिस्क्वालीफाइड होते हैं इनहेरिटेंस से, किसी भी हिंदू रिलेटिव की प्रॉपर्टी एक्वायर वो नहीं कर सकते। सेक्शन 27 सक्सेशन व्हेन हेयर डिस्क्वालीफाइड। If any person is disqualified from inheriting any property under this act, it shall devolve as if the person had died before the intestate. अगर कोई इंसान इस एक्ट के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया है टू इनहेरिट, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 25 में मर्डरर को डिस्क्वालीफाई किया है। मान लो एक घर में 3 बच्चे थे, उनमें से एक ने अपने फादर का मर्डर कर दिया, तो वो क्योंकि उसने जिसकी प्रॉपर्टी है उसी का मर्डर किया है, तो वो तो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो प्रॉपर्टी डिवॉल्व इस तरीके से होगी कि हम उस बेटे को मरा मान लेंगे, ये नहीं कि उसका एक शेयर है आगे को, उसको मरा मान लिया जाएगा और उस हिसाब से आगे डिवॉल्व होगी, ठीक है। ठीक है, ये बात हो गई। सेक्शन 28 नॉट डिस्क्वालिफाइड ऑन डिजीज और डिफेक्ट। Disease, defect, etc. not to disqualify. No person shall be disqualified from succeeding to any property. किन grounds पे? उसको कोई डिजीज है, कोई डिफेक्ट है या कोई डिफॉर्मिटी है। घर में 2 बच्चे हैं, एक को कोई बीमारी है या उसको कोई डिफेक्ट है, कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है, मेंटल डिफॉर्मिटी है, वो उसका हक नहीं छीनती, उसको उसका हक मिलेगा। इस बेसिस पे आप उसे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। सेक्शन 29 फेलियर ऑफ heirs. If an intestate has left no heir qualified to succeed to his or her property in accordance with the provisions of this act, such property shall devolve on the government, and the government shall take the property subject to all the obligations and liabilities to which an heir would have been subject. अगर कोई भी क्वालिफाइड एयर नहीं है किसी इंसान की डेथ के बाद, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है और गवर्नमेंट को वो सारी जिम्मेदारी निभानी होती है, सारे ऑब्लिगेशंस एंड लाइबिलिटीज जो उस प्रॉपर्टी पे आते हैं। किसी इंसान के ऊपर मान लो 1 करोड़ का लोन है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी है, आगे कोई एयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो नॉर्मली हमने पीछे पढ़ा था कि एयर की जिम्मेदारी होगी उस प्रॉपर्टी से, पहले वो लोन चुकाएगा, सब करेगा, उसके बाद बचा हुआ उसे मिलेगा। तो ये सारे रोल अब गवर्नमेंट प्ले करेगी, ठीक है। तो हम सेक्शन 29 तक यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 30 टेस्टामेंट्री यानी वसीयत के थ्रू सक्सेशन, उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आई होप दिस इज हेल्पफुल। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ इट इज हेल्पफुल टू हाइप द वीडियो एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।